नमस्कार भारत इंडिया लाइफ में आपका स्वागत है और मैं उमेश कुमार झा आपके लिए देश की कुछ बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर मुंबई से है। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। एनसीपी ने शुक्रवार को इसका दावा किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। इस बीच एनसीपी ने अपने वर्कर्स से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फंसालकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने पुलिस को बताया कि शरद पवार को फेसबुक पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा था उनका भी दाभोलकर जैसा हश्र होगा, उनका भी नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र होगा। इस बीच सुप्रिया सुले ने धमकी भरे संदेश की तस्वीरें पुलिस के साथ साझा की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा हम इससे देख रहे हैं, इनकी जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि रकाम के शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस प्रतिनिधि भेजे थे। उन्होंने कहा पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर रही है। अगली खबर देश में वर्तमान रैंकिंग और प्रत्यायन प्रणाली को लेकर है। देश में वर्तमान रैंकिंग और प्रत्यायन प्रणाली को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों के लिए मिश्रित प्रत्यायन की व्यवस्था तैयार करने, विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली बनाने और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने सहित 12 सूत्रीय सुधारों का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार द्वारा आईआईटी कानपुर के संचालक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति की मसौदा रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। समिति ने उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रमों एवं संस्थानों के प्रत्यायन की प्रणाली को मिलाने एवं एक मिश्रित मूल्यांकन की व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया है। मिश्रित मूल्यांकन की व्यवस्था के संदर्भ में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक मिश्रित तालिका तैयार की जाए जिसमें प्रमुख कार्यक्रमों पर आधारित आयामों का उल्लेख किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 8 जून को जारी नोटिस के अनुसार समिति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप रणनीतिक सुधार की दृष्टि से सरल, विश्वसनीय, व्यवहारिक और युक्ति संगत प्रणाली अपनाने एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रणाली की जरूरत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। समिति ने इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के बाद भारत में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के चरणबद्ध प्रत्यायन एवं मूल्यांकन को मजबूत बनाने के लिए परिवर्तनकारी सुधार विषय पर एक मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी थी। यह मसौदा रिपोर्ट विभिन्न पक्षकारों के विचारार्थ 22 जून तक सार्वजनिक रहेगी। मसौदा रिपोर्ट में 12 सूत्रीय सुधार का प्रस्ताव किया गया है जिसमें छात्रों, वित्त पोषण एजेंसियों, उद्योगों आदि विविध प्रयोगकर्ताओं के लिए विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली बनाने, प्रत्यायन संस्थानों के मानदंड का स्तर ऊपर उठाने, प्रत्यायन प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव शामिल है। इसमें राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद यानी नेक के 8 बिंदुओं पर आधारित ग्रेडिंग प्रणाली के स्थान पर द्विआधार मूल्यांकन प्रणाली को अंगीकार करने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए 3 स्तरीय व्यवस्था जिसमें पहला प्रत्यायन किए गए संस्थान, दूसरा प्रत्यायन की प्रतीक्षा वाले संस्थान और तीसरा ऐसे संस्थान जो प्रत्यायन के मानकों से काफी नीचे हैं उनकी की गई है। मसौदा रिपोर्ट के अनुसार समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्यायन के मानकों को पूरा नहीं करने वाले संस्थानों का मार्गदर्शन करने की व्यवस्था हो तथा प्रत्यायन किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों को मानकों से नीचे वाले संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें मूल्यांकित संस्थानों को अपना स्तर बेहतर बनाने तथा वैश्विक स्तर के बहुआयामी शोध एवं शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
समिति ने प्रत्यायन की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि नई प्रस्तावित मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रणाली में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और सभी पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए। मसौदा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर एक राष्ट्र एक डाटा प्लेटफॉर्म को उन्नत किया जाए, जिसमें पर्याप्त पहुंच नियंत्रण एवं सुरक्षा उपाय, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल डाटा एंट्री और उसे वार्षिक रूप से अद्यतन करने की व्यवस्था हो। अगली खबर राजस्थान की राजनीति की है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति भी करवट ले रही है। पार्टी में सस्पेंस के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से 8 जून को मुलाकात की। इस मुलाकात के बावजूद सचिन पायलट पर सस्पेंस बरकरार है। सचिन पायलट कांग्रेस में अपनी भूमिका और पद को लेकर आश्वासन चाहते हैं। इसके अलावा वे पूर्व वसुंधरा सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 3 मांगों पर गहलोत सरकार से कार्रवाई चाहते हैं। दोनों की बैठक के बाद कांग्रेस सूत्र ने बताया कि ऐसा नहीं लगता है कि सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस छोड़ेंगे। गहलोत से कांग्रेस के अंदर अपनी 3 मांगों के अलावा पार्टी में सम्मान चाहते हैं। सचिन पायलट अब 11 जून को सचिन पायलट की आगे की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सचिन पायलट 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर खुद की पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। पायलट दौसा में शक्ति प्रदर्शन करके आला कमान को अपनी ताकत दिखाएंगे और विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते यह बात साफ भी हो गई है कि कांग्रेस आला कमान राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। विधानसभा चुनाव में केवल 6 महीने ही बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इसके बाद सचिन पायलट के पास 2 ही विकल्प हैं, या वे सीएम अशोक गहलोत का नेतृत्व स्वीकार करें या अपनी नई राह चुनें। आपको बता दूं, सचिन पायलट के लिए नई राह चुनने का मतलब है कि नई पार्टी बनाना। राजस्थान की रणनीति में कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि उनकी नई पार्टी का नाम पायलट प्रगतिशील कांग्रेस या YSR कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर SRP कांग्रेस पार्टी हो सकता है। दरअसल सचिन पायलट के साथ अपनी कंपनी IPAC के जरिए जुड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ही पायलट को नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। इस बीच पूर्व मंत्री और संगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को ही नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत को सत्ता का मोह छोड़ देना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने की घोषणा करें और प्रदेश का सियासी नक्शा बदल जाएगा। अगली खबर बिहार में राहुल साथ खड़गे और विपक्ष की राजनीति को लेकर है। पटना में विपक्ष की बैठक की तारीख 12 जून से बदलकर 23 जून कर दी गई है, जबकि कांग्रेस ने 12 जून से कुछ दिन पहले ही अपनी मौजूदगी की पुष्टि की है। यह साफ दर्शाता है, दिनांक में बदलाव साफ दर्शाता है कि इसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया गया है। दरअसल इस बैठक में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी उपस्थित होने वाले हैं। ऐसे में भारत की सबसे पुरानी राष्ट्र पार्टी इसे एक लो प्रोफाइल उपस्थिति बनाना चाहती थी। आपको बता दूं, अध्यादेश वाले मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी के बीच आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन फिर राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष को समझाने पर कि पार्टी को विपक्षी एकता का नेतृत्व करना चाहिए और लो प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल के ये संदेश जाएगा कि पार्टी इसे लेकर उदासीन थी। आपको बता दूं, राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी की कई वजह होंगी, जिसमें 2 अहम वजह है। पहला, कर्नाटक की जीत के बाद जो पूरी तरह से कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई थी, पर अब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि अभी भी देश की सबसे ताकतवर पार्टी होने का मादा रखती है। साथ ही भारत भर में भाजपा का कोई जवाब अगर हो सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी है। अब तक कई विपक्षी दलों जैसे TMC और आप ने विपक्षी एकता का आधार कांग्रेस को मानने पर कोई हवा नहीं दी है, जैसा कि 2004 में सोनिया गांधी के दौर में देखा गया था। लेकिन जयराम रमेश ने बातचीत के दौरान साफ किया था कि अगर कांग्रेस अहम भूमिका में नहीं होती है तो भाजपा के खिलाफ मोर्चा कभी सफल नहीं हो सकता है। कर्नाटक की जीत के बाद आक्रामक कांग्रेस पटना में भी इसी बात को दोहराएगी। अब मैं आपको अगर दूसरा अहम वजह बताऊं तो बात यह है कि कांग्रेस यह भी बताना चाहती है कि राहुल गांधी के बगैर 2024 की बात होना संभव नहीं है। जो भूमिका 2004 में सोनिया गांधी की थी, वही 2024 में राहुल गांधी की है।
कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के एकमात्र अनवरत आलोचक के रूप में पेश करेगी, जो लगातार उनसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल पूछने की दम रखता है। कर्नाटक में भी यह फॉर्मूला काम आया है और वो चाहेगी कि इसी फॉर्मूला पे आगे काम हो। लेकिन यहाँ एक अड़चन है। विपक्ष को लगता है कि 2024 में भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन काम नहीं करेगा, इसलिए कम से कम 450 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में भी राहुल गांधी ने स्वीकारा था कि जब हम एकता वार्ता के साथ अच्छी प्रगति कर रहे हैं तो हमें व्यक्तिगत स्थान के लिए लड़ाई में भी शामिल होना होगा। यही वजह है कि विपक्ष के दबाव के बावजूद अभी तक कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर आपका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि पार्टी की पंजाब और दिल्ली इकाई ने इसका विरोध किया है। इसी तरह बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को कोई जगह देने के खिलाफ हैं। यह राहुल गांधी और खड़गे के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है, भले ही वह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हों। अगली खबर फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 को लेकर है। वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए महाराष्ट्र वन विभाग ने लेखपाल, लेखाकार ग्रुप सी, सर्वेयर, हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप बी, लोअर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप बी, जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रेड, सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 10 जून से शुरू होगी और 30 जून तक चलेगी। इच्छुक व्यक्ति 30 जून 2023 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन करने के लिए योग्य हैं। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट mahaforest.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार जो इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक हैं वे 10 जून से 30 जून 2023 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर मानसून को लेकर है। भारत मौसम विभाग यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 48 घंटों में और तेज होगा। बिपरजॉय और तेज होगा और अगले 3 दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ेगा। इस साल अरब सागर में यह पहला चक्रवात है और इससे कई राज्यों के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। गुजरात में मछुआरों को गहरे समुद्र क्षेत्रों में तट पर लौटने के लिए कहा गया है और बंदरगाहों को दूर चेतावनी संकेतों को फहराने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह इसके अलर्ट के अलावा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के तटीय इलाकों में भी जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की बारिश गुरुवार को केरल के तट पर पहुंच गई है, जिसने 1 सप्ताह से अधिक की देरी के बाद किसानों को राहत दी है। 4 वर्षों में यह नवीनतम आगमन है। अगले 3 दिनों में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले कहा था कि एल नीनो की स्थिति विकसित होने और दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में भारत में समान बारिश होने की उम्मीद है। आपको बता दूं, 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर के 96 से 104% के बीच बारिश को सामान्य माना जाता है। मानसून भारत की $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है। अपने खेतों को पानी देने और जलाशयों और जलभृतों को रिचार्ज करने के लिए आवश्यक लगभग 70% वर्षा प्रदान करता है। यह भीषण गर्मी से भी राहत दिलाता है। इस मायने से मानसून काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही देश की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव। जय हिंद, जय भारत।